हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश फार्मेसी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हमने हाइपरटेंशन पूरी तरह से पढ़ लिया था। तो आज हमारा सेकंड डिजीज है एंजाइना, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो दूसरा हमारा डिजीज जो है एंजाइना है। तो हम चलिए देख लेते हैं एंजाइना क्या होता है। देखिए, angina. Angina is a chest pain due to inadequate blood supply to the heart. एंजाइना एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है जो हमारे इनएडिक्यूट मतलब सफिशियंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता हार्ट में, जिसके कारण से होता है। इन दिस कंडीशन O2 इज नॉट रीच इन सफिशियंट अमाउंट ऑफ हार्ट मसल। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचेगा नहीं सफिशिएंट अमाउंट में, तो सफिशिएंट अमाउंट में O2 भी नहीं पहुंचेगा, तो हमारे हार्ट मसल्स में O2 की कमी हो जाएगी। इन दिस कंडीशन O2 सप्लाई लो एंड डिमांड हाई। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सप्लाई जो लो होगा तो डिमांड हाई हो जाएगा O2 की। इसी के कारण हमारे हार्ट में चेस्ट पेन होने लगता है और चेस्ट में भी पेन होता है, जिसके कारण से हमें एंजाइना डिजीज होता है। टाइप ऑफ एंजाइना, तो देखिए देयर टाइप ऑफ एंजाइना, बेसिकली थ्री टाइप एंजाइना प्रैक्टोसिस। एंजाइना प्रैक्टोसिस जो है थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना, सेकंड है अनस्टेबल एंजाइना, थर्ड है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट, स्टेबल अनस्टेबल वेरिएंट, स्टेबल अनस्टेबल वेरिएंट। आगे देखिए, स्टेबल एंजाइना किसे कहते हैं? स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना कॉज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। स्टेबल एंजाइना जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है। अब आप लोग पूछेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस वह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो हमारे ब्लड कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी वेन होता है, उसमें हमारा फैट लिपिड जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो स्टेबल एंजाइना किसके कारण होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। सेकंड है हमारा अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल अनस्टेबल एंजाइना, इन दिस टाइप एंजाइना कॉज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ब्लड क्लॉट। यह सेकंड वाला जो है एथेरोस्क्लेरोसिस तो होता ही है, साथ में ब्लड भी क्लॉट होने लगता है, जिसके कारण अनस्टेबल एंजाइना होता है। ये अनस्टेबल एंजाइना बहुत खतरनाक होता है, ये हमें रेस्ट कंडीशन में भी आ सकता है। थर्ड है आपका वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना, इन दिस टाइप एंजाइना कॉज ड्यू टू कोरोनरी स्पाज्म। यह कोरोनरी स्पाज्म के कारण होता है। यदि कभी कभी आपकी कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन जो होती हैं वो ऐसे चिपक जाती हैं, दोनों सिकुड़ के चिपक जाते हैं, जिसके कारण यह एंजाइना हमें होता है। यह बेसिकली बहुत ही रेयर केस में होता है, जल्दी वेरिएंट वाला होता नहीं है, ज़्यादा होता है स्टेबल या अनस्टेबल वाला। तो अनस्टेबल वाला सबसे खतरनाक होता है। इसमें इस कंडीशन में हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है और जान भी जा सकती है। एक बैग ब्लड क्लॉट होने लगता है और एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन तो पहले से बनी ही रहती है। आगे देखिए इसका इटियोलॉजी। इटियोलॉजी इसका पढ़ेंगे। इटियोलॉजी आप लोगों के सिलेबस में दिया है इथ्रोपैथोजेनेसिस। इसमें इथ्रोपैथोजेनेसिस ही है ये। इटियोलॉजी उसका पढ़ना है, फिर पैथोलॉजी पढ़ना, फिर डायग्नोस पढ़ना है, किस किस तरह से हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यदि हुआ है हमें तो उसके कारण एंजाइना कॉज हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, कोरोनरी आर्टरी यदि आपस में चिपक जाती है दोनों तरफ, तो उसके कारण एंजाइना हो सकता है। यूज ऑफ कोडीन, यदि हम अधिक मात्रा में कोडीन का यूज करते हैं उसके कारण भी हो सकता है।
ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय ब्लड क्लॉटिंग और कंप्रेशन, यदि कंप्रेशन के कारण या ब्लड क्लॉट के कारण कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाती है, उसके कारण भी हमें एंजाइना हो सकता है। आगे देखिए, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यदि हमारे कोरोनरी आर्टरी में इन्फ्लामेशन, सूजन है या इन्फेक्शन, किसी तरह का इन्फेक्शन है, उसके कारण भी हमें एंजाइना हो सकता है। इंजरी टू कोरोनरी आर्टरी, यदि हमारी इंजरी कोरोनरी आर्टरी कहीं पर कट गई है, उसके कारण भी हमें एंजाइना हो सकता है। पुअर फंक्शनिंग ऑफ थिन ब्लड वेसल्स, यदि कहीं पर हमारी ब्लड वेसल्स गई है और पतली हो गई है, थिन हो गई है, थिन माने क्या होता है, पतली, पतली हो गई है और पुअर फंक्शनिंग कर रही है, सही से काम नहीं कर रही है, तो इसके कारण भी हमें एंजाइना कॉज हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हो सकता है। फिर क्लोनरी वैसो स्पाज्म, क्लोनरी वैसो स्पाज्म में क्या होता है, हमारी क्लोनरी जो है स्पाज्म हो जाती है, जिसके कारण हमें एंजाइना कॉज होता है। इम्बोलिज्म, इम्बोलिज्म क्या होता है, यदि हमारे ब्लड में किसी भी प्रकार का फॉरेन मटेरियल या जो हमारा गैस, एयर या वाटर बब्स जो हैं वो आ जाते हैं किसी भी तरह से, जैसे आप इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन का जो एयर होता है क्यों निकाला जाता है, इसी वजह से निकाला जाता है कि कहीं वो ब्लड में चला गया तो आप लोगों का ब्लड क्लॉट भी कर सकता है और एंजाइना का कंडीशन भी ला सकता है, इसीलिए पूरी तरह से एयर को निकाला जाता है उसमें से। देखिए, कंजक्शन कोरोनरी एबनॉर्मेलिटी, यदि कंजक्शन कोरोनरी एबनॉर्मेलिटी है, किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके कारण भी हो सकता है। तो चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं कि ये सब क्या हो। एथेरोस्क्लेरोसिस, देखिए, इन दिस कंडीशन द लिपिड स्टोर इन कोरोनरी आर्टरी सो द कोरोनरी आर्टरी इज नैरोइंग एंड हार्ड, इस कंडीशन में हमारी लिपिड जो है वो कोरोनरी आर्टरी में स्टोर होने लगती है। जो ज़्यादा लिपिड का सेवन करते हैं तो हमारी कोरोनरी आर्टरी में बेसिकली सेचुरेटेड, यदि आप सेचुरेटेड लिपिड का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपकी जो लिपिड है वो कोरोनरी आर्टरी में स्टोर होने लगती है। सो द कोरोनरी आर्टरी इज नैरोइंग एंड हर्टिंग, आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है हर्ट हो जाएगी, कठोर हो जाएगी और वो नैरो होने लगेगी, सिकुड़ने लगेंगी। ड्यू टू लिपिड स्टोर इन कोरोनरी आर्टरी द ब्लड इज नॉट फ्लो इन एबनॉर्मल, ड्यू टू लिपिड स्टोर, लिपिड के स्टोर के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, जिससे हमारे हार्ट पर वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा हार्ट ज़्यादा तेज से पंप करेगा कि वो ब्लड को पहुंचा सके, लेकिन जब यहाँ पर स्टोर हो जाएगा ज़्यादा तो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो ब्लड नॉर्मल फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से हमें एंजाइना कॉज हो जाएगा। ये एंजाइना किस तरह का एंजाइना होगा दोस्तों, स्टेबल एंजाइना होगा या स्टेबल होगा। आगे देखिए, कोरोनरी vasospasm, coronary vasospasm, in this condition the coronary spasm so the blood is not flow in normal, इस कंडीशन में जो हमारा कोरोनरी होता है वो स्पाज्म हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड का फ्लो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता। हार्ट वर्कलोड इंक्रीज, हार्ट का वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें एंजाइना का कंडीशन आ जाता है। आगे देखिए, इम्बोलिज्म, इम्बोलिज्म, इफ इफ इन द पेशेंट ब्लड प्रेजेंट एयर बबल्स फॉर्जिन मटेरियल्स, यदि किसी पेशेंट के ब्लड में एयर बबल्स या फॉर्जिन मटेरियल किसी भी तरीके से पहुंच जाता है तो वहाँ पर हमारा ब्लड जो है वो थोड़ी देर बाद क्लॉट होने लगता है, या उसमें वो जो एयर है वो अपना इफेक्ट दिखाने लगता है, ऑक्सीजन हिपेरिन को मार देता है, जिसके कारण से हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट होने लगता है, तो इसके कारण से भी हमें एंजाइना कॉज हो सकता है। आगे हमारा कंजक्शन, कंजक्शन में क्या है, दिस कंडीशन इज कॉज बाय बर्थ,
यह कंडीशन जो है बर्थ से ही होता है। जैसे माता में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत रहा होगा तो पुत्र में चला आता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो वही बता रहा है इन दिस कंडीशन कॉज बाय बर्थ, यह जन्म से ही होता है यह कंडीशन। आगे देखिए इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे होता है स्टेप वाइज देखिए। ड्यू टू एनी कॉज, यदि किसी को कोई कॉज है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है। इंक्रीज O2 डिमांड इन बॉडी, तो बॉडी में जो O2 का डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर इंक्रीज हार्ट वर्कलोड, इंक्रीज हो जाता है हार्ट का वर्कलोड। हार्ट नीडेड मोर ब्लड सप्लाई, हार्ट को बहुत अधिक ब्लड की सप्लाई चाहिए होगी। द क्लोनरी आर्टरी डायलेट एंड सप्लाई मोर ब्लड ऑफ हार्ट, क्लोनरी आर्टरी जो है वो डायलेट हो जाती है और अधिक ब्लड का सप्लाई करती है हार्ट में। ड्यू टू एनी फैक्टर ब्लड सप्लाई डिफेक्टेड, ड्यू टू बेसिकली वो कंडीशन तो हमें नॉर्मल पे होता है, लेकिन यदि किसी कारण से क्लोनरी आर्टरी डायलेट नहीं हो पाई और ब्लड अधिक मात्रा में हार्ट तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा। हार्ट नीडेड मोर ब्लड सप्लाई डिमांड, हार्ट नीडेड करेगा कि अधिक से अधिक ब्लड की सप्लाई चाहेगा वो, लेकिन उसको भरपूर मात्रा में मिल नहीं पाएगा। डिक्रीज O2 लेवल इन हार्ट एंड डेवलप कंडीशन ऑफ इस्चीमिया, तो यहाँ पर जब ब्लड सही मात्रा में हार्ट को नहीं मिलेगा, हार्ट के मसल्स को, तो क्या होगा O2 की कमी हो जाएगी। O2 की कमी होगी तो हमें इस्चीमिया की कंडीशन आ सकती है। इस्चीमिया का होता है दोस्तों, इस्चीमिया को बेसिकली एंजाइना ही कहते हैं। तो यहाँ पर O2 की कमी हो जाएगी। जब O2 की कमी हो जाएगी तो हार्ट मसल्स तक हमारा ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हार्ट मसल्स तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट की जो सेल हैं वो नाइट्रोसिस होने लगती हैं या गलने लगती हैं या खराब होने लगती हैं, मरने लगती हैं, जिसके कारण से स्टार्ट एंजाइना पेन प्रेक्टोसिस और चेस्ट पेन, जिसके कारण से हमारी बॉडी में एंजाइना स्टार्ट हो जाता है और हमारे चेस्ट में पेन होता है और हार्ट एक ऐसा कंडीशन होते होते बहुत अधिक हो जाएगा तो ये हमारे हार्ट भी वर्क करना बंद कर देगा, जिसके कारण आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बेसिकली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि उसका साइन और सिम्टम क्या है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन माना साइन और सिम्टम क्या है, वो ये किसी को वह डिजीज है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ उसको एंजाइना ही है। तो देखिए सबसे पहले तो चेस्ट पेन होगा। चेस्ट में पेन बहुत तगड़े से होता है दोस्तों, ये चेस्ट पेन होता है। फिर वोमिटिंग एंड नोजिया, उसको उल्टी हो गई या नोजिया हो जाएगा। एबनॉर्मल हार्ट बीट, उसका हार्ट बीट जब आप चेक करते हैं तो एबनॉर्मल होगा। स्वीटिंग, उसको पसीने ज़्यादा आएंगे। हार्ट बर्न, उसका हार्ट ऐसे लगेगा कि हार्ट में जलन हो रही है। हेडनेस, उसको हेडक होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको उसका जो सांस लेने में दिक्कत होगी और हेडक होगा। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। चेस्ट पेन है, वोमिटिंग है, नोजिया है, नॉर्मल हार्ट बीट है, स्वेटिंग है, हार्ट बर्न है, हेडक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। दोस्तों अगला लिख सकते हैं आप फैटिग्यू, FATIGUE, उसको थकावट भी हो लगेगी, उसको क्या लगेगी, थकावट भी लगेगी, तो आप लिख सकते हैं फैटिग्यू। आगे देखिए डायग्नोसिस, उसको हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे। पहले सबसे पहले हम उसको डायग्नोस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। और क्या करेंगे, हिस्ट्री हिस्ट्री कलेक्शन, COLLECTION कलेक्शन, और उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम
उसको डायग्नोस करेंगे। फिर दूसरा है ईसीजी, ईसीजी द्वारा हम उसको डायग्नोस करेंगे। रेस्टिंग ईसीजी, एक ये दो प्रकार का डायग्नोसिस किया जाता है इससे, ईसीजी से। एक रेस्टिंग ईसीजी कहते हैं, एक एक्सरसाइज ईसीजी। एक रेस्टिंग ईसीजी कहते हैं, एक एक्सरसाइज ईसीजी। क्लोनरी क्लोनरी एंजियोग्राफी, क्लोनरी का एंजियोग्राफी करेंगे। क्लोनरी आर्टरी या वेन का एंजियोग्राफी करेंगे, मतलब देखेंगे। उसका एंजियोग्राफी करने से ये पता चल जाता है कि कहीं क्लोनरी और आर्टरी में कुछ फंसा तो नहीं है, कुछ जमाव तो नहीं है, कुछ स्टोर तो नहीं हो गया है। तो इसके द्वारा ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। ईसीजी का फुल फॉर्म बताओ। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला हमारा रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग। इसमें रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग के द्वारा हम पूरे हार्ट के एक्टिविटी को देखते हैं। तो इसमें रेडियो न्यूक्लाइड इमेज के द्वारा आप भी चेक डायग्नोस किया जाता है एंजाइना को। तो इतने तरह के डायग्नोसिस हो गए हमारे एंजाइना को डायग्नोस करने के लिए। अगला है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिना दवाई के ट्रीटमेंट। हम किस तरह से बिना दवाई को एंजाइना से बच सकते हैं? चेंज लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल को चेंज करके। टू रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। टू टेक हेल्दी फूड लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट, हमें हेल्दी फूड का सेवन करना चाहिए, लाइक वेजिटेबल, हरी साग सब्जी खानी चाहिए, और फ्रूट का डेली सेवन करना चाहिए। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग कंजप्शन, यदि कोई अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कंट्रोल हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज एंड ओबेसिटी, अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना चाहिए। डायबिटीज, यदि आपको शुगर हो गया तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। यदि आप मोटे हैं तो उसको भी रिड्यूस करना चाहिए अपना वेट, ओबेसिटी को कम करना चाहिए। अवॉइड कंजक्शन ऑफ तम्बाकू, यदि आप तम्बाकू का सेवन करते हैं तो तम्बाकू का भी सेवन बंद कर देना चाहिए। मॉनिटरिंग योर हार्ट रेट रेगुलरली, अपने हार्ट रेट को रेगुलर मॉनिटर करवाते रहना चाहिए। जैसे किसी को हो गया एंजाइना तो अपने हार्ट रेट को रेगुलर चेक कराए कि क्या है, उसका हार्ट रेट कितना बढ़ा कितना घटा, ये सब रेगुलर करवाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं फार्माकोग्नोस्टिकल ट्रीटमेंट, दवा के द्वारा हम कैसे ट्रीट करते हैं। कौन कौन सी दवा इसेंशियल ड्रग हैं जिसके द्वारा हम एंजाइना को ट्रीट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। फार्माकोग्नोस्टिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोग्नोस्टिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारा नाइट्रेट, नाइट्रेट में हम ग्लाइसेरिल ट्राई नाइट्रेट, ग्लाइसेरिल ट्राई नाइट्रेट ये जेनेरिक नेम है, ब्रांड नेम कई तरह से कंपनियां बनाती हैं, अपना देख लीजिएगा। ग्लाइसेरिल ट्राई नाइट्रेट यदि आप देते हैं तो उससे हमारा एंजाइना ठीक हो सकता है। फिर बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर्स वह ड्रग होते हैं जो हार्ट के वर्कलोड को कम करते हैं। तो यदि आप बीटा ब्लॉकर देते हैं तो उसमें प्रोपेनॉल मेनेनॉल ऐसे ऑल ऑल जहाँ पर आएगा वो सब बीटा ब्लॉकर ड्रग होती हैं। तो बीटा ब्लॉकर ड्रग यदि आप देंगे तो हार्ट के वर्कलोड को कम करेगा, जिसके कारण हमारा एंजाइना ठीक हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आप वेरापामिल दे सकते हैं। उसके बाद में एंटीप्लेटलेट्स ड्रग, एंटीप्लेटलेट ड्रग में आप एस्पिरिन दे सकते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा। पोटेशियम चैनल ओपनर, पोटेशियम चैनल ओपनर में आप नाइकोरैडिन दे सकते हैं, नाइकोरैंडिन दे सकते हैं। वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर में आप मिनॉक्सिडिल दे सकते हैं, और बहुत सी दवा है उसको भी दे सकते हैं। मिनॉक्सिडिल भी एक बढ़िया दवा है तो उसको भी आप दे सकते हैं। तो इसमें हमने कितना देखा? 6, नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटीप्लेटलेट्स, पोटेशियम चैनल ओपनर, वैसोडाइलेटर। तो यदि आप हाइपरटेंशन पढ़े हैं तो हाइपरटेंशन का मिनॉक्सिडिल है तो हाइपरटेंशन की हो गया, ये भी हाइपरटेंशन का हो गया, ये भी हाइपरटेंशन का हो गया। आपको केवल 2 ड्रग का नाम
न्यू याद करना है तो आप एंटी प्लेटलेट्स ड्रग का नाम याद कर लीजिए एस्पिरिन। फिर नाइट्रेट का नाम याद कर लीजिए ग्लाइकोसेरिल ट्राइनाइट्रेट। ग्लाइकोसेरिल ट्राइनाइट्रेट तो आपको बेसिकली याद हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा समझाया गया सभी टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया है। इस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।